नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि एक एक लाइन का है, जिसको वन लाइनर बोलते हैं। केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। किशोरावस्था की अवधि है, तो किशोरावस्था की अवधि क्या होता है? 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। यह क्या होता है? किशोरावस्था। यह पूछ सकता है आपको एग्जाम में। दूसरा, बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक क्या होता है बोलेगा परीक्षा में। तो क्या होता है यह? खेल का मैदान। खेल का मैदान बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करता है, क्योंकि खेल के मैदान से ही बच्चे खेल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की चीज़ें सीखते हैं और उन्हें साथ ही साथ उनके शारीरिक एक्टिविटी भी होती जाती है और उनका विकास होता है। तो खेल का मैदान किसी भी ऑप्शन में दिया रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में, तो आप उसे हमेशा पॉजिटिव आंसर के रूप में लीजिएगा और सही करके आइएगा उसको, अगर पॉजिटिव में पूछा रहेगा तो। खेल का मैदान। अब नेक्स्ट क्या है? गर्भस्थ शिशु में सांस लेने की प्रक्रिया किस सप्ताह से शुरू होती है? गर्भस्थ शिशु में क्या बोला यहाँ? गर्भस्थ शिशु में सांस लेने की प्रक्रिया किस सप्ताह से शुरू होती है? तो 16 सप्ताह से शुरू हो जाती है गर्भस्थ शिशु में सांस लेने की प्रक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, शिशुआवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शिशुआवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है पूछा है। एनी टाइम आप ध्यान रखना कि नेगेटिव में पूछा है कि पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव में पूछा रहेगा तो आंसर नेगेटिव ही लेना है। तो शिशुआवस्था में क्या विशेषता है? चिंतन प्रक्रिया। शिशुआवस्था में बच्चे कभी चिंतन कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तब जाके चिंतन कर पाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, लॉरेंस कोहरबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध करने के लिए जाने जाते हैं? तो यह इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस कोहरबर्ग पूछा तो आप नैतिक ऑप्शन दिखे तो वहाँ टिक करके आना। विकास के क्षेत्र में लॉरेंस कोहरबर्ग नैतिक विकास के क्षेत्र में, तो उसको टिक करके आना। नैतिक विकास लॉरेंस कोहलबर्ग जहाँ दिखे आपको नैतिक विकास में टिक करके आना है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थी में सामाजिक विकास करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, सामाजिक विकास करने के लिए क्या जाने? विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना चाहिए एक अध्यापक को, तब जाके उसका सामाजिक विकास अच्छा और सुदृढ़ हो सकेगा। क्योंकि सामाजिक में ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग प्रकार की सोच रखते हैं, तो अध्यापक उनको सभी पक्षों से जानना जरूरी है विद्यार्थियों, तभी वह समाज में रहकर सामाजिक लोगों से मेल जोल बना के उसका अनुसरण कर सकेगा। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? किशोरावस्था 12 से 18 साल तक रहता है, तो उसमें मुख्य समस्या क्या होता है? संवेग समस्या है। संवेगात्मक मतलब तुरंत ही वेग में आ जाता है विद्यार्थी, गुस्सा हो जाता है। दूसरा है शारीरिक परिवर्तन की समस्या, जैसे शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते जाते हैं। हाइट बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, मोटाई और अपना दिमाग भी परिवर्तित होते रहते हैं। और एक क्या समस्या है? समायोजन। बच्चा समायोजित कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता, और उनके अलग अलग प्रकार के साथी के साथ वो मेल जोल करते हैं। इसी प्रकार से किशोरावस्था की मुख्य ये समस्याएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया क्या कहता है? सामाजिकरण। क्या कहलाता है? सामाजिकरण प्रक्रिया। नेक्स्ट क्या है? कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? तो एरिक्सन ने कौन सी आयु के लिए की? जन्म से मृत्यु तक की आयु के लिए 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की। किसने? एरिक्सन ने। नेक्स्ट देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं। क्या जानते हो ना? पहला संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक भी बोलते हैं उसे, और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसे क्या बोलते हैं? अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। यह 4 अवस्था किसने दिया है? जीन पियाजे साहब ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत क्या कहलाती है? यह आदत क्या कहलाती है? भावना संबंधी आदत। क्या कहलाती है? भावना संबंधी आदत। सहानुभूति जहाँ दिखाए वहाँ क्या आदत है? भावना संबंधी आदत। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है?
4 से 8 माह में पियाजे के अनुसार बोला है। कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? आँख हाथ संबंध, मतलब बच्चा दिखता है और हाथ का इधर उधर हिलता है, ठीक, 4 से 8 माह में। अब नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन जॉन ड्यूबी के अनुसार समुचित है? तो यह कथन क्या है? विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। यह किसका कथन है? जॉन ड्यूबी की कथन है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं सामाजिकरण है। सामाजिकरण क्या है? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। सामाजिकरण क्या है? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन क्या कहलाता है? सामाजिकरण। नेक्स्ट देखते हैं पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, स्कीमा कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं एक दिग्भ्रमित का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। जो भ्रमित विद्यार्थी है, जो भटक गया है रास्ते से, उसको कैसे प्रदर्शन करके अच्छा पद में लाया जा सकता है? उसके साथ अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके, उसको फिर से उत्साहित करके, प्रोत्साहन के साथ, मनोबल बढ़ा के, मोटिवेशन देके उसको अच्छे व्यवहार करके एक पद प्रदर्शन किया जा सकता है। मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसे अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं? अस्वीकरण। क्या कहते हैं? अस्वीकरण। नेक्स्ट है कक्षा में ऊंचा। क्या है? कक्षा में ऊंचा सुनने वाले तथा कमजोर नज़र के छात्रों को बैठाना चाहिए। कहाँ बैठाना चाहिए? सदैव आगे की पंक्ति में उनको बिठाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। क्या क्या है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र? पहला है लिंग भेद, दूसरा शारीरिक संरचना, तीसरा है मानसिक योग्यता। यह क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका क्या अभिप्राय है? यह क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। और एक बार देख लीजिए, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा, ठीक। किसके अंतर्गत आएगा? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। और आगे क्या है? व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि क्या है? व्यक्ति का इतिहास विधि। क्या है? व्यक्ति का इतिहास विधि। नेक्स्ट है सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने तैयार किया? कौन से मनोवैज्ञानिक ने तैयार किया? स्प्रिंगर ने तैयार किया। नेक्स्ट है अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त रहने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। कैसे होता है? अत्यधिक वाचाल, जो बोलने वाला, अत्यधिक प्रसन्नचित्त, जो अधिक प्रसन्न होता है, सामाजिक प्रवृत्ति के धनी, के हमेशा ही क्या होता है? बहिर्मुखी, बाहरी व्यक्तियों से मिलजुल खाने वाला बहिर्मुखी होता है, ठीक। अब नेक्स्ट है हिप्पोक्रेट्स ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया? तो किस आधार पर? क्या? कफ पित्त पर आधारित। हिप्पोक्रेट्स ने किस पर आधारित किया? वर्गीकृत किया? कफ पित्त पर आधारित हिप्पोक्रेट्स, ठीक। इसको याद कीजिए। व्यक्तित्व का अंतर्मुक्ता तथा बहिर्मुक्ता के रूप में वर्गीकरण दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? यूंग के द्वारा। किसके दिया गया? व्यक्तित्व का अंतर्मुक्ता तथा बाहिर्मुक्ता। नेक्स्ट है निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर दो में से श्रेणी अंतर्मुखी तथा अथवा बहिर्मुखी में रख सकते हैं? किसका है? यूंग का। नेक्स्ट देखते हैं किशोरावस्था में बड़े संघर्ष तनाव व तूफान की अवस्था है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन कहा है स्टेनली हॉल ने। किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव व तूफान की अवस्था है, यह कथन किसने कहा है? स्टेनली हॉल ने। यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अंतर्मुखी। यह एकांत में विश्वास रखता है। अब नेक्स्ट देखते हैं
निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है पूछा। तो व्यक्तिगत अध्ययन। अब नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता क्या होती है? अंतर्मुखी मतलब जो एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है, अपने मन से बातचीत करता है, तो ये एकांत में रहता है और कम बातचीत करने वाला होता है। मुख्य विशेषता इसका अंतर्मुखी बालक। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्मुखी बाह्यमुखी। नेक्स्ट है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतरक्रिया का। नेक्स्ट है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, CAT किसको मापता है? CAT हमेशा व्यक्तित्व को मापता है, याद कीजिए CAT किसको मापता है? व्यक्तित्व को मापता है। नेक्स्ट है, फ्रायड ने व्यक्तित्व को बांटा है इदम, अहम तथा परम अहम के रूप में। फ्रायड ने इसमें बांटा है इदम, अहम, परम अहम के रूप में। ठीक, नेक्स्ट क्या है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? फ्रायड। कौन है? फ्रायड। नेक्स्ट है, 16P-F प्रश्नावली खालिस्तान द्वारा बनाई गई, केटल द्वारा। 16P-F प्रश्नावली केटल द्वारा बनाई गई, याद कीजिएगा इसको अच्छे से। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त, सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को यूं ने क्या नाम दिया है? बताया था पहले भी आपको, बहिर्मुखी व्यक्ति। और अंतर्मुख क्या है? एकांत में रहने वाला। और बहिर्मुख क्या है? अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त, सामाजिक प्रवृत्ति वाला होने वाला चाहिए। अंतर्मुखी बहिर्मुखी ये किसने दिया है? यूंग ने। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है क्या है? अपूर्व समायोजन, कथ्यात्मक संगठन, संगठित मनोदैहिक तंत्र। सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? तो यह किसके आधार पर किया? शारीरिक संरचना के आधार पर सेल्डन ने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यह है खेल। खेल जो है बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो खेल कहीं भी पूछे आपको बाल विकास में, तो ये पॉजिटिव आंसर ग्रुप में ये सबसे 90% ये सही आंसर होगा, खेल विधि यहाँ लिखा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वे बालक जिन्हें अध्यापक के प्रयासों एवं अभिप्रेरणा के माध्यम से सामान्य बालक की श्रेणी में लाया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? पिछड़ी। नेक्स्ट है, किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? बकिंघम ने। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार माने हैं? कितने प्रकार? 3। गैरेट ने 3 प्रकार माने हैं। निम्न में से बुद्धि के कौन से सिद्धांत हैं? तो क्या क्या है? 1 खंड का सिद्धांत, 2 खंड का सिद्धांत और 3 खंड का सिद्धांत। नेक्स्ट है, वस्तुओं के संग्रहण का काल है कितना है? 7 से लेकर 11 वर्ष तक। नेक्स्ट है, बालक अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है 11 से 15 वर्ष तक। मतलब अमूर्त चीज़ों को सोच सकता है बालक कि क्या होने वाला है, और अपने मन से सोच सकता है कि यह चीज़ आगे जाके क्या होगा, क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, 11 से 15 के बीच में। नेक्स्ट है, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादक है कौन है? थॉमसन। नेक्स्ट है, एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है, तो वह बालक है मंद बुद्धि। 90 से 110 हो गया सामान्य बुद्धि। ठीक, इसको थोड़ा एक बार अच्छे से देख लीजिए। और 90 से नीचे जितना है वो सब बुद्धि लब्धि इसका क्या है? मंद है, मंद बुद्धि, इस श्रेणी में रखा जाता है इसको। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का निर्माण किसने किया? बर्ट व बर्नन ने। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का निर्माण बर्ट व बर्नन ने किया। धन्यवाद।